कोविड के जो सिक्वेलीज या कॉम्प्लिकेशंस हम लोग सब जानते हैं, तो उनमें से फाइब्रोसिस ये एक बहुत अहम कॉम्प्लिकेशन है। ऐसा नहीं है कि हर कोविड के पेशेंट को फाइब्रोसिस होना ही चाहिए या होता ही है, बट ऑलमोस्ट 40% पेशेंट्स को किसी न किसी मात्रा में सीवियर इलनेस होता है कोविड का। और उन जैसे 100 में से 40 पेशेंट को सीवियर इलनेस होता है, और उन 40 में से 10 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी न किसी मात्रा में फाइब्रोसिस होता है। तो समझ लो 10% कोविड पेशेंट्स एंड अप विथ फाइब्रोसिस। ये जैसे आपने कहा ब्लड प्रेशर से ज्यादा जिनको पहले स्मोकर है, या जिनको अस्थमा है, सीओपीडी यानी ब्रोंकाइटिस की तकलीफें हैं, या बुजुर्ग पेशेंट्स हैं, इनको फाइब्रोसिस की मात्रा ज्यादा देखी गई है। वो पेशेंट्स कोविड के जिनको साइटोकाइन स्टॉर्म अपने पेपर में पढ़ा होगा, कुछ लोग आप जानते भी होंगे, तो जिसका मतलब जिनको रेमडेसिविर के ऊपर की दवाइयां लगी है, टॉसिलुजिमैब, या जो जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, या जिनको वेंटिलेटर लगा है, या जिनको 5 दिन के ऊपर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स लगी है, ये वो मरीज है जिनको 90% बार फाइब्रोसिस होता है। तो एडवांस सीवियर कोविड जो है, उन सब पेशेंट्स मरीजों को फाइब्रोसिस हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 10% मरीजों को फाइब्रोसिस होता है। तो ऐसा देखा गया है कि जिनकी बीमारी सीवियर कोविड थी, उन्हीं को स्टेरॉइड ज्यादा लगे हैं। माइल्ड कोविड को तो रूटीन गोलियों से काम होता है, या इंजेक्शन भी छोटी मात्रा में लगे हुए हैं। तो जिनकी बीमारी ज्यादा मात्रा में थी, जिनको सीवियर कोविड था, जिनको ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एनआईवी या तो टॉसिलुजिमैब, साइटोकाइन स्टॉर्म, इन सब मरीजों में स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। और ये वही मरीज है जिनको फाइब्रोसिस हुआ है। तो स्टेरॉइड ज्यादा इस्तेमाल होने से फाइब्रोसिस हुआ है, थोड़ा सा गलत होगा। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। स्टेरॉइड उन्हीं पेशेंट को दिया गया है जिनको सीवियर कोविड था, और यही सीवियर कोविड के पेशेंट्स को फाइनली फाइब्रोसिस हुआ है। फाइब्रोसिस हम जब बोलते हैं तो वो पूर्णतः फेफड़ों के लिए सीमित रहता है। फाइब्रोसिस ये फेफड़ों में होता है। इन्फ्लेमेशन के कारण, लंग्स के इन्फ्लेमेशन के कारण फाइब्रोसिस होता है। वही इन्फ्लेमेशन जब आर्टरीज में हो, या तो फिर वही इन्फ्लेमेशन जिससे थ्रोम्बस फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन की प्रक्रिया ज्यादा हो जाती है, तो उनके आर्टरीज ब्लॉक होने से उनको हार्ट अटैक आते हैं, उनको ब्रेन अटैक्स आते हैं। आप जैसे अभी बोल रहे हैं जिनके इवन आंतड़ियों में भी गैंग्रीन हुआ है, काटना पड़ रहा है। ये 2 भिन्न बीमारियां हैं। एक है जहां इन्फ्लेमेशन फेफड़ों में हो रहा है, और इन्फ्लेमेशन की रिएक्शन से और इन्फ्लेमेशन की हीलिंग से फाइब्रोसिस हो रहा है। और दूसरा है इन्फ्लेमेशन आर्टरीज में हो रहा है, जिसके चलते वहां क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, थ्रोम्बस हो रहा है, जिसके चलते आर्टरीज नैरो हो रही है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, ब्रेन अटैक आ रहे हैं, और गैंग्रीनस बाउल, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रहे हैं। जिनके जो पेशेंट्स के शुगर्स ज्यादा थे, जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, जिनकी उम्र ज्यादा थी, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुए जो पेशेंट का मोटापा ज्यादा था। ये अभी किसी के ध्यान में नहीं आए, बट जो सर्वे आ रहे हैं उसमें ओबेसिटी इज बिकम द बिगेस्ट डेंजरस कोमॉर्बिडिटी। तो जैसे शुगर है, वैसे ही ओबेसिटी, मोटापा भी बहुत सारे पेशेंट्स को फाइब्रोसिस, क्लॉट फॉर्मेशन और भी कॉम्प्लिकेशंस जो कोविड के, जिसको आजकल हम लोग लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कहते हैं, वो देखने मिल रहा है। निश्चित रूप से ये डेंगू का प्रभाव तो ज्यादा है। अभी तो कोविड के पेशेंट हम लोग नागपुर में लकीली अभी तक दिख नहीं रहे। हो सकता है जिस तरह से अभी प्रभाव पश्चिम महाराष्ट्र में आ रहा है, दक्षिण भारत में आ रहा है, तो नागपुर कुछ छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग को सबको सतर्कता रखनी है। लेकिन इसके पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज हम सबको अभी है, वो एडिस मच्छर से डेंगू का है। और ये वायरस अलग है। डेंगू वायरस वो डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 ऐसे ये अलग वायरस होते हैं, जो कि वेक्टर ड्रिवन वायरस है, जो मच्छर से जाते हैं। और जो कोविड वायरस है, ये कुछ अलग SARS-CoV-2 वायरस जो बोलते हैं, वो कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। उसमें वेक्टर का या मच्छर का या कोई वेक्टर का कोई प्रभाव नहीं। फंगस के पेशेंट्स निश्चित रूप से सामने हैं, और फंगस उन्हीं लोगों को ज्यादा होता है जिनकी प्रतिकार शक्ति कम होती है। तो हम लोग को सबको देखा गया, हमने सबने देखा है कि एक दौर था मार्च और अप्रैल महीने में, या अप्रैल और मई महीने में नागपुर में, जहां एम्फोटेरिसिन बी फंगस की जो म्यूकरमाइकोसिस आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो वो केसेस इसलिए ज्यादा थी कि सब जितने प्रतिकार शक्ति एकदम से लोएस्ट लेवल पे इम्यूनिटी चल रही थी,
लोगों को कोविड जोरों से फैल रहा था और उस चक्कर में ये फंगस ज्यादा मात्रा में सबको दिख रहा था। तो जब भी सोसाइटी की इम्यूनिटी कम होगी तब सोसाइटी में फंगस ज्यादा दिखेगा, जैसे पेंडेमिक के स्वरूप में या एपिडेमिक के स्वरूप में। बट अदरवाइज जैसे कैंसर के पेशेंट्स है, डायबिटीज के पेशेंट्स है, बट दीज आर इन पॉकेट्स, दे आर इन स्मॉल नंबर्स। तो इनको कभी कभी वायरसेस अपना फंगस की बीमारियां होती रहती है। म्यूटेट तो हो ही रहा है। वायरस इज वेरी इंटेलिजेंट देन एनी अदर पर्सन। वो क्या जैसे उसके लिए दवाई तैयार हो जाती है वो उसका म्यूटेट होते जाता है और वो ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट करता है अपने लिए कि जहां पर कोई दवाई उसके ऊपर में असर ना करे। डर उसी का है कि म्यूटेटेड वायरस को दवाई असर नहीं करती है। सबसे और बड़ा प्रॉब्लम अभी क्रिएट होने वाला है कि जिसको वायरल एस्केप फेनोमेना कहते हैं, वायरस इवन टेस्ट को भी एस्केप करेगा। तो आप जिसको कोविड है उसकी आरटीपीसीआर भी नेगेटिव रहेगी और फिर वो वायरस फैलने के कुछ दिनों के बाद पकड़ में आएगा। ये और भी डेंजरस है, इसलिए सतर्कता ही हमको रखना बहुत जरूरी है। अभी तक पूरे देश में, पूरे विश्व में खांसी, बुखार, सांस फूलना, ऑक्सीजन कम होना और कोविड का डायग्नोस होना ये बहुत स्वाभाविक था। इस वायरस में गड़बड़ ऐसी होने वाली है कि पेशेंट्स को खांसी कम रहने वाली है, बुखार कम हो सकता है, उसको सिर्फ हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, फीवर होगा। इसको ऑक्सीजन की भी मात्रा में प्रॉब्लम नहीं होगी स्टार्टिंग में, ना उसको खांसी होगी। सो यू हैव टू कैच द वायरस वेरी अर्ली। तो थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। तो इसलिए डेल्टा वायरस अगर आता है तो सभी के लिए, ट्रीटिंग डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, ये रूटीन जो दवाइयां रेमडेसिविर और ये जो हम लोग सुनते आ रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड भी ना करें, हो सकता है कुछ दूसरी दवाइयां यूज करनी पड़ेगी। सो इट विल बी चैलेंजिंग फॉर एवरीवन। तो बेस्ट मेथड है कि अभी भी हम लोग सब पूरे जनमानस बहुत ज्यादा सतर्क रहे। जो प्रिकॉशन हम अप्रैल में, मई में ले रहे थे वही प्रिकॉशन ले तो हम लोग इससे बच सकते हैं। ये हम लोग का तो मेडिकल नर्सिंग होम है। जितनी जो भी मेडिकल केसेस होती है हार्ट से संबंधित, डायबिटीज से संदर्भित, न्यूरोलॉजी, अभी डेंगू के पेशेंट, तो ऑल मेडिकल पेशेंट्स आर केटर्ड, यहाँ सभी की ट्रीटमेंट होती है। सतर्कता जो आप कोविड के बारे में बोल रहे हैं, अभी तो सब पूरे हॉस्पिटल्स विदर्भ में सज्जा है। सभी को पिछले 2 वेव्स में एक्सपीरियंस है, सभी के पास में स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स है, ट्रीटमेंट करने की मोडालिटीज है, फैसिलिटीज। दूसरे वेव में बहुत सारे हॉस्पिटल्स अपग्रेड हो चुके थे, सबके पास में एनआईवी के मशीन्स, वेंटिलेटर्स आ गए थे। कुछ हमारे गडकरी जी है और उन्होंने भी काफी ये सब हॉस्पिटल्स को दिए थे। हर हॉस्पिटल में 2-2, 4-4 वेंटिलेटर इन्होंने सप्लाई किए थे। तो एवरीवन इज गियर्ड अप। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आने वाला है वो मोटिवेट करना स्टाफ को और अपने आप को, क्योंकि मेंटली सभी लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं 15-16 महीने काम करने के बाद में कोविड में। इवन जो जूनियर स्टाफ है, अटेंडिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, ये ट्रीटिंग कंसल्टेंट छोड़ के जो डॉक्टर्स की टीम, इसके लिए टीम वर्क लगता है, अकेले का तो काम नहीं है। इन सबको अभी मोटिवेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। इसीलिए अभी फिर से हम लोग आपको निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग जो हम लोगों ने इतना अच्छे से किया था वो हम फिर से करते रहे। अनलॉक तो हुआ है, अनलॉक होना बहुत जरूरी था और अनलॉक होने के पीछे में सोशल कारण के अलावा इकोनॉमिक रीजंस भी है। हमको सबको आगे बढ़ना है, सभी के काम भी करने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे के पूरे रेस्ट्रिक्शंस छोड़ दें। हमको जिस जगह पे जैसे हर व्यक्ति ने अपना कामकाज करते रहना चाहिए, जरूरी जो काम है वो करता रहना चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग 0 हो गया है, बाकी जगह इकट्ठा हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स हो रहे हैं। तो ये जो अवॉइडेबल चीजें हैं अगर वो अवॉइड होती है, और जो मोस्ट एसेंशियल चीज है, अनलॉक इज ओनली फॉर एसेंशियल थिंग्स, बट उसमें क्या हो रहा है, एसेंशियल थिंग्स वो कोविड के चक्कर में हो नहीं रही है और जो बिल्कुल जरूरी नहीं है वो अनलॉक के चक्कर में ओपन हो गई है। तो इससे ये स्प्रेड हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। अभी आपको न्यूज आना ऑलरेडी चालू हो गया, आप लोग हमसे ज्यादा मालूम रखते हैं। न्यूयॉर्क में बेड्स अभी ऑलरेडी मिलना बंद हो गए हैं। इतने बड़े देश में जहां पर कोई चीज की कभी कमतरता नहीं, वहां अभी एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, बेड्स नहीं मिल रहे, ये फिर चालू हो गया है और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हमारा हॉस्पिटल खामला में है और ऑरेंज सिटी जो छत्रपति चौक से ऑरेंज सिटी चौक है,
पांडे लेआउट एरिया है, वहां पर हम लोग का 22 बेड का हॉस्पिटल है, जहां पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और आईसीयू, इंटरनल मेडिसिन सब सुविधा है।